गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। A1 एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। ठीक है, और आपको आज ये बताते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है बच्चे कि जो है आपका एमएनएस का और एनडीए का हम ऑनलाइन बैच लेके आ रहे हैं भाई। ठीक है, और जो ये बैच होगा बच्चे ये बेस्ट क्वालिटी का होगा और आपको जो आउटपुट देगा वो भी बहुत ही बेस्ट देगा। ठीक है, एनडीए में के थ्रू आप जो है लेफ्टिनेंट में देखो, लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब वो सिर्फ लड़कों के लिए ही नहीं है ना, गर्ल्स के लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज है भाई कि वो एनडीए के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, पहले क्या होता था भाई, आप एमएनएस के थ्रू ही लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब आपको एक और मौका मिल गया है जो कि आप एनडीए का फॉर्म फिल करके अपना लेफ्टिनेंट बनने का जो आपका ड्रीम है वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं एमएनएस के और एनडीए के बारे में। तो एमएनएस के लिए बेटा आपको 12th होनी चाहिए विद पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ। और जो एनडीए बेटा उसके लिए आपका जो नेसेसरी है वो आपके पास पीसीएम होना जरूरी है। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा आपका जो है मैथ्स होना भी जरूरी है। ठीक है, तो आपका एमएनएस और एनडीए का बेटा हम बेस्ट आउटपुट, बेस्ट क्वालिटी वाला जो है बैच लेके आ रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं बेटा फिजिक्स की। अब देखिए फिजिक्स जो है, मैं हूं शीतल राणा और A1 एकेडमी की ऐप पे मैं आपको जो है फिजिक्स टीच करूंगी। ठीक है, और आज हम जो अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं, क्लास को देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और हम अभी क्लास शुरू करने जा रहे हैं बच्चे, वेव्स एंड ऑसिलेशंस। देखिए वेव्स एंड ऑसिलेशंस में हम लोग जो आज अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्चुअली है साउंड। क्या है? साउंड वेव। फर्स्ट थिंग, वेव क्या होता है बेटा? व्हाट इज वेव? वेव क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। आप बोल सकते हैं एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर क्या है? वो वेव है, जिसमें हम पार्टिकल को क्या नहीं करवाते हैं? ट्रांसफर नहीं करवाते हैं। मैंने बोला व्हाट इज वेव, तो वेव क्या है बच्चे? इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी and momentum without transferring पार्टिकल बोल सकते हैं आप, मैटर बोल सकते हैं, उसी को सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या रहती है बच्चे? वेव। वेव क्या है? आपका एनर्जी का और मोमेंटम का ट्रांसफर है, जिसमें हम पार्टिकल का और या फिर आप बोल सकते हैं मैटर का या आप बोल सकते हैं सब्सटेंस का ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है, अब आपकी जो वेव होती है बच्चे वो कई तरह की होती है। कौन कौन सी टाइप होती है वेव्स की? तो देखिए वेव्स आप बोल सकते हो बच्चे कि वेव जो है वो मैकेनिकल टाइप की होती है, उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स ठीक है, आपने देखा होगा जो मैकेनिकल वेव्स होती है वो कौन कौन सी होती हैं बेटा? मैकेनिकल वेव जो होती हैं वो आपकी होती हैं ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चा आपका मैंने लिखा है नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती है बच्चे? ये हम आगे देखेंगे, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कितने टाइप्स की होती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा? 7 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? लाइक आप अगर बोलेंगे गामा वेव्स, है ना, एक्स रेज, ठीक है, ये सारी यूवी रेज, विजिबल लाइट, ये सब किस में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती है। ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद आपकी एक होती है मैटर वेव। कौन सी होती है? मैटर वेव। और जो ये मैटर वेव होती है ये भी हम अपना आगे चैप्टर में इसको रीड करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट है जिसको आप बोलते हो साउंड वेव। देखिए जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो बच्चे हमारा कौन सा चैप्टर है? साउंड वेव वाला। अब देखिए साउंड जो है, मुझे बताइए साउंड को प्रोपगेट करने के लिए
या फिर स्पीड में उसको दौड़ने के लिए या साउंड को सुनने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? तो आप बोलेंगे मुझे साउंड को सुनने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत है ना? कहने का मतलब है साउंड आपका प्रोपेगेट ही कहां करती है? जहां पर कोई मीडियम होगा। अदरवाइज अगर साउंड को आप वैक्यूम में देखेंगे तो वो प्रोपेगेट करती ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं मून पे जाके बात कर सकती हूँ, क्या हम आपस में कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं मून पे जाके? तो हम मून पे जाके कभी भी कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि वहां पर है वैक्यूम, और हमको अगर साउंड को सुनना है और आपस में कॉन्वर्सेशन करनी है तो मुझे चाहिए एक मीडियम। ठीक है, तो साउंड की जो स्पीड होती है बेटा वो क्या होती है? स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है बच्चे? वो आप देखेंगे उसको हम लिखते हैं 332 मीटर पर सेकेंड। मतलब साउंड जो है वो एक सेकेंड में 332 मीटर भाग रही है एक सेकेंड में। ठीक है, ये कहाँ है? ये है एयर में। आप बोलेंगे कि जिस टेम्परेचर पर हम रहते हैं वहां पर आपकी वैल्यू ये है साउंड की। ठीक है, साउंड की स्पीड ये है। और अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ठीक है, तो ये वैल्यू जो रहती है बेटा वो रहती है 340 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 340 मीटर भाग रही होती है आपकी स्पीड ऑफ साउंड बोल सकते हैं। ठीक है, और साउंड की जो ये वैल्यू दी है, ये स्पीड की जो वैल्यू दी है, स्पीड की जो साउंड की जो स्पीड दी है ये क्या है? 340 मीटर पर सेकेंड। ये साइंटिस्ट मानते हैं कि हम लोग जो रहते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं, तब आपकी वैल्यू ये है। ठीक है, अब देखिए स्पीड ऑफ साउंड जो है भाई, मैंने बोला उसके लिए मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि अगर आपको साउंड को देखना है तो साउंड को किसके रिक्वायरमेंट होती है? इट रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपगेट। साउंड को प्रोपगेट करने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है? किसी मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, इट कैन नॉट propagate in vacuum। वैक्यूम में वो प्रोपगेट नहीं कर सकती। फिर यहां से मैं क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि क्या मैं मून पर टॉक कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ? तो नो कॉन्वर्सेशन या कैन ऑकर ऑन मून। हम मून पर बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे क्या है बेटा? वहां पर आपका वैक्यूम है। तो हमको अगर मून पे जाके बात करनी है तो वहां पे क्या लेके जाते हैं हम लोग? रेडियो फोन से लेके जाते हैं, और रेडियो फोन से फिर आपस में क्या करते हैं? कॉन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे आगे। देखिए अब बच्चे मैंने अभी आपको बताया कि जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर साउंड को प्रोपगेट करना है तो उसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज वैक्यूम में वो कभी भी प्रोपगेट नहीं कर सकती है। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करने वाले कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं लिखती हूं पैरामीटर्स दैट अफेक्ट्स स्पीड ऑफ साउंड। कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपकी साउंड की स्पीड को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन इज स्टिफनेस। स्टिफनेस को मैं लिखती हूं बेटा, डिनोट करती हूं के से। अब देखिए ये स्टिफनेस क्या है? स्टिफनेस आप बोल सकते हो किसी चीज की हार्डनेस है, कि वो चीज कितनी कठोर है आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टिफनेस होता है कि उसकी हार्डनेस, एक्चुअली उसके बॉन्ड कितने टाइट है आप बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर मैं स्टिफनेस ज्यादा कर दूं तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी रहेगी, या फिर मैं बोलूं कि स्टिफनेस अगर किसी चीज की कम है तो वहां पे स्पीड ऑफ साउंड क्या रहेगी। ठीक है, अब स्टिफनेस को ही बेटा कभी कभार हम बल्क मॉडुलस से लिख देते हैं। किससे? बल्क मॉडुलस से। अब मैंने जब आपको चैप्टर करवाया था मैटर एंड इट्स स्टैटिस्टिक्स, उसमें मैंने आपको बल्क मॉडुलस के बारे में बताया था। बल्क मॉडुलस क्या होता है? अगर मैंने बल्क मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा कर दी है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू को हाई कर दिया है, इट मींस उस चीज को कंप्रेस करना या उस चीज को पिचकाना उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, ये आपका बल्क मॉडुलस रहता है। अगर मैं बोलूं कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू कम हो गई है तो इसका मतलब है कि उस चीज को पिचकाना उतना ही आसान है, कंप्रेस करना उतना ही आसान है। तो स्टिफनेस और बल्क मॉडुलस, ठीक है, दोनों कुछ सेम ही चीजें हैं, मतलब कि लगभग वो स्टिफनेस ही है। ठीक है, तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड, ये मैंने लिखा है स्पीड ऑफ साउंड के लिए सिंबल। ठीक है,
तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है किसके, रूट ऑफ स्टिफनेस के। कहने का मतलब क्या है, अगर स्टिफनेस इंक्रीज होगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, अगर स्टिफनेस होगी कम तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम होगी। क्योंकि देखो दोनों का रिलेशन जो है बेटा वो कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है। और डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घट रही है। तो इसी वजह से देखो कभी पूछता है कि सॉलिड में जो है स्पीड ऑफ साउंड क्या रहती है, तो देखो सॉलिड सबसे ज्यादा स्टिफ होता है, तो आप बोल सकते हैं कि सॉलिड में जो है स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। ठीक है, फिर आते हैं लिक्विड पे। तो लिक्विड देखिए, लिक्विड की स्टिफनेस ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि सॉलिड से कम होती है क्योंकि उसके बॉन्ड उससे तो वीक होते हैं ना ऑब्वियसली। तो जो लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड रहेगी बेटा वो रहेगी मॉडरेट, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी बेटा, गैसेस की। तो गैसेस में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपकी क्या रहती है, मिनिमम रहती है। फिर आते हैं बच्चे किस पे, वैक्यूम पे। तो मैंने अभी बताया कि वैक्यूम में जो है कोई भी साउंड प्रोपगेट नहीं कर सकती है, तो आप बोल सकते हैं वहां पे स्पीड होगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी मैंने आपके सामने एक पैरामीटर बताया जिसका नाम था स्टिफनेस। तो स्टिफनेस का स्पीड ऑफ साउंड पे क्या अफेक्शन आता है। ठीक है, जो चीज जितनी ज्यादा स्टिफ होगी उतनी ही स्पीड ऑफ साउंड उसमें ज्यादा होगी, है ना। स्पीड ऑफ साउंड मतलब कि जो साउंड है वो उतनी ही स्पीड से भागेगी, है ना। फिर आता है लिक्विड, लिक्विड में मॉडरेट रहती है, ना ज्यादा ना कम। फिर बात करते हैं गैसेस की। तो गैसेस में जो स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, साउंड की जो स्पीड है वो मिनिमम रहेगी। फिर आते हैं वैक्यूम, वैक्यूम में तो साउंड प्रोपगेट कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये आपका स्टिफनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाती है। ठीक है, फिर आते हैं बच्चे इसके बाद सेकंड पैरामीटर पे। सेकंड पैरामीटर है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर का और स्पीड ऑफ साउंड का आपस में क्या रिलेशन है। देखिए, अगर मैं टेम्परेचर को बच्चे एब्सोल्यूट टर्म में लूं, किसमें, इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ठीक है, तो आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है और टेम्परेचर है उन दोनों का रिलेशन भी बच्चे कैसा रहता है, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर होगा कम तो स्पीड ऑफ साउंड भी होगी कम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर आप देखो, अगर आप समर में देखो, गर्मियों की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो समर में होता क्या है, गर्मियों में होता क्या है, आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड की स्पीड बहुत तेज होती है, मतलब बहुत फास्टली मूव करती है। ठीक है, तो समर में वेरी फास्ट। ठीक है, और अगर आप विंटर की बात करें तो सर्दियों में जो है आपकी जो साउंड होती है वो लेस देन समर, गर्मियों से कम होती है। ठीक है, अब देखिए आगे टेम्परेचर का इसके साथ क्या रिलेशन है, स्पीड ऑफ साउंड के साथ, साउंड की स्पीड टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है, कम करने से घटती है। स्टिफनेस का, स्टिफनेस बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है, स्टिफनेस को कम करने से स्पीड ऑफ साउंड कम रहती है। फिर आता है आपका तीसरा फैक्टर कौन सा, डेंसिटी। क्या बच्चे, डेंसिटी। अब देखिए स्पीड ऑफ साउंड का और डेंसिटी का क्या रिलेशन है। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ डी के, डेंसिटी के। कहने का मतलब है अगर डेंसिटी होगी ज्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड होगी कम, क्योंकि दोनों का रिलेशन देखो कैसा है, इनवर्सली है। तो मैं बोलूंगी अगर डेंसिटी हो गई ज्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड होगी कम, या फिर मैं बोलूं कि डेंसिटी हो गई कम तो स्पीड ऑफ साउंड होगी ज्यादा। कैसे, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, जिनकी डेंसिटी होगी कम उनकी स्पीड ऑफ साउंड होगी ज्यादा। ठीक है, तो मैंने कुछ गेसेस ले ली हैं, लाइक मैंने ले लिया आपके सामने N2, फिर मैं ले लेती हूँ O2, फिर मैंने लिया आपका CO2 और फिर मैंने ले लिया H2। ठीक है, अब देखिए इनका हम देखते हैं क्या, इनकी डेंसिटी चेक करते हैं। पहले इनका डेंसिटी चेक करने के लिए इनका मॉलिक्यूलर मास देखना पड़ेगा मुझे। तो N2 के लिए देखिए क्या हो जाएगा आपका 28, है ना, और O2 के लिए 32, CO2 44, H2 का 2। तो यहां पे देखिए बेटा सबसे कम डेंसिटी किसकी है, तो आप बोलेंगे कि H2 की जो डेंसिटी है बेटा वो सबसे कम है। तो लेस डेंसिटी, जिसकी होगी डेंसिटी कम उसकी स्पीड ऑफ साउंड होगी ज्यादा। तो आप बोल सकते हो H2 की जो स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड की जो स्पीड है
वो सबसे मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेंसिटी का और टेम्परेचर का यहाँ पे रिलेशन बताया है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, और डेंसिटी के साथ वो उल्टा रिलेशन बनाती है। अगर डेंसिटी जिसकी होगी कम, उसकी स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर देखिए बच्चे, फोर्थ फैक्टर ह्यूमिडिटी। स्पीड ऑफ साउंड का और ह्यूमिडिटी का क्या रिलेशन है? अब देखिए, ह्यूमिडिटी को देखने के लिए अगर मैं बोलती हूं अगर मुझे ह्यूमिडिटी का और स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन देखना है, तो एक्चुअली मैं बता दूं, अगर आपकी ह्यूमिडिटी है ज्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ती है। उससे पहले हमको चेक करना पड़ता है डेंसिटी। क्या चेक करना पड़ता है? डेंसिटी। पहले डेंसिटी को चेक करेंगे। ठीक है, डेंसिटी अगर कम है तो स्पीड ऑफ साउंड, अगर मैं मान लो ह्यूमिडिटी हो गई है ज्यादा, अब ह्यूमिडिटी से पहले हम चेक करते हैं उसकी डेंसिटी, और अगर डेंसिटी है कम तो स्पीड ऑफ साउंड है ज्यादा। तो स्पीड ऑफ साउंड अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी कम ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो ह्यूमिडिटी अगर है ज्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड भी होगी ज्यादा। अब आता है इसके बाद बेटा आपका फिफ्थ फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी और प्रेशर। इन तीनों फैक्टर का स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आप बोलेंगे इन तीनों फैक्टर से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, इनकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद आता है बच्चे आपके, देखो पांचों पैरामीटर्स आ चुके हैं। ठीक है, अब मैंने एक एक जो है आपको फैक्टर जो है अलग अलग से बता देती हूँ, यहां पे नोट में करके देखिए। पहले मैंने बोला था कि स्टिफनेस के साथ क्या रिलेशन है, तो अगर स्टिफनेस होगी ज्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड भी होगा बेटा ज्यादा। दूसरा मैंने बोला अगर मैं बढ़ाऊंगी टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज करती है। ठीक है, थर्ड मैंने आपको पॉइंट बोला डेंसिटी के साथ, तो डेंसिटी अगर होगी ज्यादा तो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी बच्चे? कम। ठीक है, फोर्थ मैंने आपको क्या पैरामीटर बताया है? फोर्थ मैंने बोला कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है भाई? स्पीड ऑफ साउंड भी उसके साथ इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर देखिए बेटा, ह्यूमिडिटी के बाद मैंने बोला है फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस, या फिर आ जाए आपका प्रेशर। ठीक है, तो इन तीनों का अगर इफेक्ट देखें हम किस पे? स्पीड ऑफ साउंड पे, तो तीनों के तीनों जो है इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है किस पे? स्पीड ऑफ साउंड। अभी तक हमने इतना बात किया। अब हम चलते हैं बेटा, ये तो हुआ साउंड और साउंड से रिलेटेड पैरामीटर्स। अब आते हैं बेटा मैक नंबर पे। किस पे? मैक नंबर। मैक नंबर को बच्चे डिनोट करते हैं हम लोग म्यू से। किससे? म्यू से। अब ये मैक नंबर है क्या? देखो, ये मैंने कोई एरोप्लेन बनाया। अब बोलेंगे आप ये तो फिश लग रही है, एरोप्लेन नहीं लग रहा। ठीक है, और इस एरोप्लेन की जो स्पीड है वो वी से मैं लिख रही हूं कि जो एरोप्लेन है वो किसी स्पीड के साथ भाग रहा है, और ऐसे ही उसके साथ साथ वही साउंड भी भाग रही है। तो मैक नंबर क्या है बच्चे? मैक नंबर होता है बेटा आपका स्पीड ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड। दोनों का कंपैरिजन अगर मैं करूं किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, किसी भी डिवाइस का आप कंपैरिजन करते हो किसके साथ? स्पीड ऑफ साउंड के साथ, तो वो होता है हमारा मैक नंबर। अगर मैं बोलूं कि मैक नंबर की वैल्यू 3 है, ठीक है, या मैं बोलूं कि मैक नंबर की वैल्यू जो है वो 1.5 है, या मैं बोलूं कि मैक नंबर की वैल्यू 0.5 है, तो इसका मीन क्या निकलता है? इसका मतलब अगर मैक वैल्यू की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है कि जो एरोप्लेन है ना वो साउंड की स्पीड से 3 गुना ज्यादा स्पीड से भाग रहा है। अगर मैंने बोला कि मैक नंबर की वैल्यू 1.5 है, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है कि जो साउंड है ना उससे 1.5 गुना ज्यादा स्पीड से जो है
1.5 टाइम स्पीड से कौन भाग रहा है? अब आपका एरोप्लेन भाग रहा है। या फिर मैंने 0.5 लिखा, अब आप बोल सकते हैं कि जो एरोप्लेन है वो जो आपकी साउंड की स्पीड है उससे 40% कम स्पीड से भाग रहा है। कौन? एरोप्लेन। ठीक है, तो ये आपका मैक नंबर रहता है। अब देखिए मैक नंबर के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने एक टेबल बना रही हूं और उस टेबल से आप याद रखेंगे। देखिए यहां मैं लिखती हूं सबसोनिक, उसके बाद मैं लिखती हूं ट्रांससोनिक, उसके बाद मैं लिखती हूं सुपरसोनिक और उसके बाद लिखती हूं हाइपरसोनिक। अब ये सारे क्या है? देखो मैक नंबर मैंने बोला, मैक नंबर होता है स्पीड ऑफ एरोप्लेन अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, और मैं इसको डिनोट करती हूं किससे? म्यू से। तो यहां पे इस टेबल के अंदर बच्चे आप देखेंगे देखिए यहां पे मैं मैक नंबर को बेटा एम एन ना लिख के मैं म्यू लिखूंगी अब। ठीक है, तो मैं जहां पे म्यू लिखूं मतलब मीन्स वो मैक नंबर की वैल्यू है। तो अगर मैक नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो सारे सबसोनिक है। बताती हूँ इसका मीन क्या होता है। और अगर मैक नंबर की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो वो सारी चीजें ट्रांसोनिक है। फिर मैं बोलूं कि मैक नंबर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो वो सारी चीजें सुपरसोनिक है। फिर मैं बोलती हूँ मैक नंबर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 है तो वो सारी चीजें हाइपरसोनिक। ये तो होता है आपका व्हाट शुड हाउ बी, होता क्या है, लेकिन व्हाट हैव होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, होता क्या है एक्चुअली में? क्या आप लिख सकते हैं व्हाट एक्चुअली हैज? यहां पे 0.2 का जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। कैसे? मैं यहां पे बोलूं ये देखो म्यू की वैल्यू 1 है तो यहां पे मैं बोलती हूं कि यहां पे इसके बाद इधर या इधर क्या होता है आपका प्लस माइनस 0.2 होता है। कहने का मतलब है जो ये मैक नंबर की वैल्यू है ये 0.8 होती है एक्चुअली, ना कि क्या होती, कितनी होती है? 1 होती है। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें जो रहता है आपका वो 1 माइनस 0.2 है। ठीक है, और यहां पे जो आपकी ये ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है मैंने, तो यहां पे आपका एक्चुअली ये इतना नहीं होता है, ये होता है 1.2। ठीक है, तो यहां पे प्लस 0.2 है और ये तो आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 5 ही रहेगी। अब देखो इस टेबल के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है। मैंने लिखा सबसोनिक, तो ऐसी सारी चीजें जो आपकी साउंड की स्पीड से कम स्पीड से चलती हैं वो सारी की सॉरी क्या होती है? सबसोनिक होती है। फिर ऐसी सारी चीजें जो साउंड की ही जितनी स्पीड से चलती हैं वो सारी क्या होंगी बेटा? ट्रांसोनिक होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आती है सुपरसोनिक, जो स्पीड के साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड से चलेंगी वो सारी सुपरसोनिक। और आप बोल सकते हैं कि ऐसी चीजें जो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चल रही हैं, ठीक है, वो सारी क्या होंगी बेटा? आपकी होंगी हाइपरसोनिक। ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है? मैक नंबर रहता है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं बेटा। देखिए स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड से आप कुछ चीजें देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैं सॉलिड में बात करूं तो आप लोगों को पता है कि जो स्पीड होती है सॉलिड के अंदर, साउंड ऑफ स्पीड, साउंड की स्पीड जो रहती है सॉलिड के अंदर वो सबसे ज्यादा होती है। फिर मैंने बोला कि लिक्विड के अंदर उससे कम, और गैस में जो साउंड की स्पीड रहती है वो लिक्विड से भी कम रहती है और उससे कम। ठीक है, अब देखिए मैं अगर सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड रहती है वो कितनी रहती है? 6420 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सॉलिड में ये किसकी है ये देखेंगे, ये है भाई एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कितनी रहती है बेटा? 6420 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद आता है बेटा एल्यूमिनियम के बाद आता है बच्चे आपका स्टील। स्टील में स्पीड ऑफ साउंड कितनी रहती है? 6000 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है बच्चे आपका ग्लास।
तो ग्लास में आपकी कितनी रहती है बेटा? 3000 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ ही है जो आपको याद रखनी होती है न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए। तो कभी एल्यूमिनियम का पूछे तो 6420 मीटर पर सेकेंड, स्टील के अंदर 6000 मीटर पर सेकेंड, ग्लास के अंदर 3000 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अब हम करते हैं किसकी बात? लिक्विड की बात। तो लिक्विड में क्या आता है? वाटर। वाटर में स्पीड ऑफ साउंड कितनी रहती है? 1400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1400 मीटर पर सेकेंड रहती है। फिर आती है गैस। गैस की बात करें तो हम एयर की बात कर लेते हैं। तो एयर में तो मैंने आपको बताया है कि स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चे? क्वेश्चन आएगा, वो पूछेगा which one having maximum speed of sound, कि इन सब में से मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड किस में होगी? तो आपके आगे ऑप्शन होंगे, ए ऑप्शन होगा आयरन, बी ऑप्शन होगा कॉपर, सी होगा आपके पास स्टील, एंड डी होगा आपके पास एल्यूमिनियम। तो आप आंसर क्या टिक करेंगे? देखिए सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड अभी मैंने आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई है, तो आप बोलेंगे किसके अंदर होती है? एल्यूमिनियम के अंदर। और अगर मैं एल्यूमिनियम अगर ऑप्शन में नहीं देती हूं तो फिर आप लगाएंगे स्टील। क्या लगाएंगे बच्चे? स्टील। ठीक है। अब इससे भी एक क्वेश्चन और आता है बहुत बार, और वो है एक्सेप्शनल केसेस से, जहां से क्वेश्चन कई बार बना है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्वेश्चन आया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड इन मरकरी, और एक रिलेशन उसने ऐसे दिया है स्पीड ऑफ साउंड इन लिड। ठीक है, एच यहां पे मरकरी है, पी बी लिड। ठीक है, अब एक रिलेशन उसने सेम यही करके और ऐसे दिया है, फिर थर्ड रिलेशन उसने इक्वल टू दिया है, ऐसे करके वो एक और ऑप्शन डाल देगा। तो देखिए बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो है सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद गैस। तो आप देखेंगे कि मरकरी मेरे ख्याल से लिक्विड, और जो लेड है वो होना चाहिए सॉलिड। तो आप बोलेंगे कि लिक्विड में कम होना चाहिए और सॉलिड में ज्यादा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली आप ये वाला आंसर टिक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या है? यही एक एक्सेप्शनल केस है बच्चे, जहां पे आपका उल्टा होता है, आपका स्पीड ऑफ साउंड मरकरी में ज्यादा रहता है, किससे? लेड से। तो आपका ये वाला रिलेशन बच्चे बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, देखिए मैंने क्या बोला? स्पीड ऑफ साउंड इन मरकरी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन लेड। तो मैक्सिमम किस में रहता है स्पीड ऑफ साउंड? आपका मरकरी के अंदर। ठीक है, तो आप यहां से ये चीजें याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं स्पीड ऑफ साउंड पे। देखिए स्पीड ऑफ साउंड के अंदर बच्चे आपकी कुछ फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी आपकी लेस देन 20 हर्ट्ज है, उन सबको आप बोलते हैं बेटा इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। और जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, या आप इसी को बोल सकते हैं 20,000 हर्ट्ज की जगह आप लिख सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज। आप बोल सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो ये सारी जो रेंज है, ये कैसी रेंज है बच्चा? इसको बोलते हैं ऑडिबल रेंज। क्या बोलते हैं? ऑडिबल रेंज। मींस इस रेंज को आप लोग सुन सकते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए। तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो रहती है ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले, या फिर आप बोल सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले, उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। अब देखो जितने भी इंफ्रासोनिक है उसको हम लोग नहीं सुन सकते, ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकता। तो कौन उनको सुन सकते हैं?
देखिए इंफ्रासोनिक को आप बोल सकते हैं कैट, डॉग, स्नेक, या फिर चाइल्ड, या फिर अर्थक्वेक की जो साउंड होती है वो भी इंफ्रासोनिक होती है ना, अर्थक्वेक। तो ये सारी साउंड आपकी इंफ्रासोनिक के अंदर आती है, ठीक है। इंफ्रासोनिक को कैट, डॉग, स्नेक और चाइल्ड सुन सकते हैं। अर्थक्वेक की जो साउंड है वो इंफ्रासोनिक होती है, ठीक है। फिर आती है ऑडिबल रेंज, ये 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, इनको हम लोग सुन सकते हैं। और फिर जो ये आपकी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज है, ठीक है, इनको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं और इनको सुन सकते हैं बेटा बैट्स। बैट्स के जो ईयर्स होते हैं भाई, उसमें होती है एक टिम्फैनिक मेम्ब्रेन, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन। और इस वो टिम्फैनिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इसी तरह से जो है भगवान ने बनाया है कि वो उससे अल्ट्रासोनिक को सुन सकते हैं, ठीक है। तो बैट्स, या फिर आप बोल सकते हैं ये देखो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है जो यूज होती है भाई सोनार मेथड के अंदर भी। सोनार मेथड, अब सोनार मेथड क्या है, हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। सोनार किसमें था, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, आपका एक मेथड होता है, ठीक है। तो सोनार मेथड में भी हम किसको यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, देखिए अब एक होता है भाई डॉपलर इफेक्ट। देखिए बेटा ये डॉपलर इफेक्ट क्या है। डॉपलर इफेक्ट होता है बेटा, पहली बात देखिए, ये कोई सोर्स है, सोर्स मतलब कोई डीजे वीजे, ठीक है, और इसको मैं बोल रही हूं सोर्स, और ये है आप, मतलब कि आप है ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस डीजे से कुछ साउंड वेव्स निकल रही होंगी भाई, है ना, और आपको वो साउंड वेव जो है वो सुनाई दे रही, ऐसा कुछ, बिल्कुल। तो अगर मैं बोलूं कि ये डीजे भी रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है, और जो इसमें से वेव्स निकल रही होंगी वो कितनी होंगी बेटा, वो 100 वेव्स होंगी। तो अगर दोनों रेस्ट पे हैं, ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है और आपका सोर्स भी रेस्ट पे है, तो आपको जो सुनाई देंगी वेव्स वो कितनी सुनाई देंगी, 100 वेव्स, यूं की सुनाई देंगी। लेकिन अब क्या करें, अब ये डीजे जो है वो आगे की तरफ चलना शुरू कर दे, या फिर ऑब्जर्वर डीजे की तरफ चलना शुरू कर दे, तो होगा क्या, जितनी नॉर्मल वेव्स निकल रही थी, जितनी फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देनी थी, उससे आपको ज्यादा सुनाई देगी। आप जितना उस सोर्स के पास जाएंगे, सोर्स आपके पास आएगा, तो आपको जो वेव सुनाई देंगी वो ग्रेटर देन 100 होंगी। फिर डॉपलर बोलता है उल्टा करते हैं, अब डीजे जो है उस तरफ जा रहा है, या फिर हो सकता है ऑब्जर्वर उस तरफ भाग रहा हो। तो उस केस में अगर सेपरेशन का केस आता है, किसका, सेपरेशन का केस आता है, तो जो आपको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो परसीव्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, ठीक है। कितनी होगी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जितनी सुनाई देनी थी उससे कम होगी या ज्यादा होगी, उससे होगी कम, क्योंकि अब आप जा रहे हैं दूर। देखो अगर दोनों रेस्ट पे हैं तो आपको जितनी सुननी थी उतनी सुनाई देगी, अगर आप पास पास आ रहे हैं तो जितनी सुनाई देनी थी उससे कहीं ज्यादा सुनाई देगी। फिर अगर आप दूर भाग रहे हैं तो आपको जितनी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सुनाई देनी थी उससे कम सुनाई देगी। लाइक एग्जांपल सबसे बेस्ट देती हूं एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस देखना, अगर एम्बुलेंस आपके पास से गुजरती है तो एम्बुलेंस कैसे गुजरेगी, देखो कुछ ऐसी वॉल्यूम निकालती है, कैसे मैंने बोला है ना, ऐसे करके निकालती है। तो जैसे ही वो आपके पास आएगी तो आपको जो आवाज सुनाई देगी वो ज्यादा सुनाई देती है, और जैसे दूर निकल जाती है तो वो आवाज थोड़ा धीमी ऐसी वाली आवाज सुनती है ना। तो वो आवाज जो है आप देखेंगे जैसे ही आपके पास आएगी तो बढ़ जाएगी और दूर जाएगी तो कम होती जाएगी। तो वो क्या है, वो डॉपलर इफेक्ट है बच्चे, क्या है, डॉपलर इफेक्ट है। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। When there is a relative motion between source and observer, then frequency heard by observer
is different from actual frequency of source. सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से, देखो मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, देयर इज अ रिलेटिव मोशन, अगर दो चीजों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में, ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय ऑब्जर्वर, तो जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी जो है सुनाई देगी इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, तो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से अलग सुनाई देगी। तीन केसेस मैंने कौन कौन से लिए हैं? फर्स्ट वन इज एट रेस्ट, अगर सोर्स आपका किस पे है बच्चे? रेस्ट पे, और ऑब्जर्वर भी जो है बेटा वो किस पे है? रेस्ट पे। तो इस केस में आपको फ्रीक्वेंसी जो है जो सुननी थी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वही सुनाई देगी, ठीक है। फिर मैंने दूसरा केस बोला अप्रोच केस। अप्रोच का मीनिंग है अगर आपका सोर्स जो है वो अब इसकी तरफ भागना शुरू कर दे, ऑब्जर्वर की तरफ, या फिर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ भागना शुरू कर, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो ग्रेटर देन नॉर्मल होगी, नॉर्मल से ज्यादा होगी। फिर थर्ड केस जो मैंने बोला वो आपका किसका था? सेपरेशन का केस। अगर सेपरेशन का केस होगा तो आपका जो डीजे था बच्चे वो आपका क्या करेगा? अब दूर भागना शुरू कर देगा, किससे? ऑब्जर्वर से, या फिर ऑब्जर्वर दूर भागना शुरू कर देगा, किससे? सोर्स से। तो उस केस में आपकी जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी बच्चे वो नॉर्मल से कम होगी, ठीक है। अब डॉपलर इफेक्ट के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो फॉर्मूला देखते हैं। देखिए ये था आपका व्हीकल मतलब कि सोर्स, तो ये है इसकी स्पीड ऑफ सोर्स, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है, यहां से सोर्स से जितनी साउंड निकल रही है उसकी स्पीड है ये, ठीक है। या आप बोल सकते हैं ये है ऑब्जर्वर कोई, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय ऑब्जर्वर्स या स्पीड ऑफ साउंड बाय ऑब्जर्वर, ठीक है। तो अब मैं यहां से लिख लेती हूं कि हमारा यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा। वी जो है ये होती है स्पीड ऑफ साउंड बाय ऑब्जर्व। फिर यहां पे मैं यहां पे लेती हूं ये फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स, और ये मैं ले रही हूं फ्रीक्वेंसी heard by ऑब्जर्व। और जब मैं V ले रही हूं बच्चा ये है आपकी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जो कि आप लोगों को पता है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहां से डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला बनेगा बच्चे वो क्या बनेगा? V, देखो यहां पे कुछ चीजें हैं, देखिए ये स्पीड ऑफ साउंड है बाय ऑब्जर्वर ओ जहां पे लिखा है, और स्पीड ऑफ साउंड बाय सोर्स जहां पे एस लिखा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे V प्लस V नॉट, ठीक है, ये ओ है ऑब्जर्वर की स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, फिर V प्लस माइनस V एस। तो ये आपका डॉपलर इफेक्ट के लिए फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला फॉर डॉपलर इफेक्ट, ठीक है बच्चे। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोस। देखिए अब आपने जो है भाई बोलना शुरू किया, वॉइस निकालनी शुरू की, और इधर अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपनी साउंड सुनाई दे, ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस होना जरूरी है, ठीक है।
और जो टाइम रहता है जिसको आप बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ ईयर, कि आपके कानों में वो आवाज कितने टाइम तक रहती है, तो हम कैसे देखेंगे। तो देखिए यहां से यहां तक जाने में, यहां पर जाएगी साउंड, उससे टकराएगी और फिर वापस आएगी, ऐसा ही कुछ है। तो देखिए यहां से यहां तक जाने में 1/20 सेकेंड, वापस आने में 1/20 सेकेंड, तो टोटल मिला के जो परसिस्टेंस ऑफ ईयर के लिए जो टाइमिंग है वो कितनी रहती है, 1/20 प्लस 1/20 मतलब कि 2/20, तो 1/10। तो कभी पूछे परसिस्टेंस ऑफ ईयर कितना होता है, वो कितना होता है बेटा, 1/10 सेकेंड। ठीक है, और मैं ऐसा देखना चाहूं कि ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए यहां से यहां तक की, कि आपको अपनी आवाज ठीक से सुनाई दे। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है, अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो अगर मैं स्पीड इनटू टाइम लिखती हूं तो यहां पे स्पीड देखिए आपकी क्या है, टाइम कितना लग रहा है और स्पीड क्या है। देखिए स्पीड देखेंगे हम एयर वाली, ठीक है, तो एयर की स्पीड कितनी होती है 332 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा है भाई, देखो यहां से यहां तक जाने का 1/20। या आप इसको देखो, इसकी बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे देखेंगे तो ये आएगा 16.7 अप्रोक्सीमेट 16.8 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, या फिर अगर आप इसको 340 के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 340 इंटू 1/20, तो ये आएगी देखो आपका 0 से 0 कट, और ये आएगा 17, तो अप्रोक्सीमेट 17 मीटर जो है डिस्टेंस होना जरूरी है। देखो ये आपका क्या था, ये था मीटर पर सेकंड और ये था सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा और 17 मीटर आ जाएगा क्योंकि मीटर बच गया है। ठीक है, तो यहां से यहां की जो डिस्टेंस है ना बेटा, अगर आपको अपनी वॉइस सुननी है ठीक से, तो उसके लिए आपकी डिस्टेंस जो होनी है वो 17 मीटर होनी जरूरी है, 17 मीटर होना जरूरी है। हाँ, अगर इससे आप ज्यादा कर देंगे तो और अच्छे से सुनाई देगी, बट अगर इससे कम अगर डिस्टेंस रखते हैं तो फिर आपको एक्चुअली वॉइस जो है वो अच्छे से सुनाई नहीं देगी।